वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में जो हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ जो होगा वो फार्मूला वगैरह आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो फार्मूला भी पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि गवर्नमेंट बजट में देखो जनरली मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर आएगा तो एक 2 नंबर का आ सकता है या 3 नंबर का आ सकता है। मतलब यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा मैंने बोला कि अभी थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्कस करूंगा, तो पहला फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है वो हमारा है फिस्कल डेफिसिट का। क्या? फिस्कल डेफिसिट। अब डेफिसिट क्या होता है? घाटा होता है। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एक बार लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों को एक तरीके से पूरे अच्छे तरीके से जानकारी हो जाए। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट माइनस रेवेन्यू रिसीट। क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू रिसीट और प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट। प्लस क्या होगा? नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब, नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि अगर आप लोग सिर्फ रिसीट जोड़ रहे हो, कैपिटल रिसीट जोड़ रहे हो, जैसे रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट जोड़ लिए, अगर इसका दूसरा फॉर्मूला होगा तो इसमें माइनस कर देंगे हम लोग कि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसमें बोरोइंग नहीं आता है। ठीक है, क्लियर बात। अब जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? एक प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है भाई? तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला जो होता है, प्राइमरी डेफिसिट का इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। क्या होगा? आईपी का मतलब इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। अगर थोड़ा सा इसको और डिवाइड किया जाए फर्दर, अगर फिस्कल डेफिसिट को अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, और टोटल रिसीट होगा और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग अगर दूसरा फॉर्मूला इसका देखा जाए, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, और एक्सक्लूड बोरोइंग करके ही हम लोग लिखे हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट मतलब जो कर्जा हम लोग नहीं लिए, मतलब जो बोरोइंग जो है वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट पढ़ा था, है कि नहीं? रेवेन्यू रिसीट पढ़ा था, कैपिटल रिसीट पढ़ा था। तो उन सब सारे रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट था, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू ये रिसीट हो गया, एक था रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो ये दो पार्ट होता था बजट का, एक होता था रिसीट, एक होता था एक्सपेंडिचर। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में पढ़ रखा है, तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स कर एक प्लेलिस्ट होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, स्काइनॉमिक्स एकेडमी पर। तो वहाँ से आसानी तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो पहला क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट बोला गया कि क्या है भाई? तो एस्टिमेट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या दिया हुआ है गवर्नमेंट का? 1,50,000 करोड़। 1,50,000 करोड़ क्या हो गया? टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये खर्चा हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? रेवेन्यू रिसीट बोला है, ये रेवेन्यू रिसीट, और यहाँ बोल दिया नॉन डेट कैपिटल रिसीट, मतलब इसमें एक्सक्लूड किया हुआ है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग मतलब बोरोइंग को अगर एक्सक्लूड करके अगर बोलेंगे हम लोग कि भाई जो कर्जा लिया गया सरकार के द्वारा उसको साइड में रख दो, तो उसको साइड में रखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? वो नॉन डेट। नॉन डेट है ना कि बिना कर्जा वाला जो कैपिटल रिसीट है। ठीक है, अब इसका हम लोग फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट का भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा क्या? कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस क्या होगा? रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट रेवेन्यू रिसीट प्लस क्या होगा? नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1,50,000। ठीक है, उसके बाद फिर रेवेन्यू रिसीट कितना है? 1,20,000। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो और प्लस कर लो 10,000 करोड़। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1,50,000 इधर आ गया
अब माइनस 1,20,000 तो 1,30,000 हो गया, 1,30,000, तो ये करोड़ में आ जाएगा। ठीक है, अब करोड़ में आ गया तो कितना बचा, 20,000 करोड़। तो 20,000 करोड़ क्या है, फिस्कल डेफिसिट हमारा आ गया। ठीक है, बहुत आसान था, तो आप लोग इसको देख के चलिएगा ताकि आप लोगों को एक बार रिवीजन हो जाए। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, अब तीनों चीज निकालने बोल दिया है। क्या क्या निकालने बोल दिया है, बोला गया है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है और कैसे निकलता है, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो ये ज्यादातर अगर क्वेश्चन आएगा तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पर ध्यान देके जरूर चलिएगा। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है भाई, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट। तो आप लोगों ने एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट पढ़ रखा और प्राइमरी डेफिसिट पढ़ रखा, तभी जल्दी से डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग क्या, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब रेवेन्यू में घाटा, तो रेवेन्यू में घाटा का मतलब क्या हो गया। अब रेवेन्यू में घाटा के बारे में बोलेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट कितना है हमारा 55 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है 88, कितना हो गया 88, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया 88 करोड़ माइनस 55 करोड़, ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा जो निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, आसानी तरीके से अगर देखेंगे तो 33 करोड़, क्या होगा 33 करोड़ हमारा क्या आ गया, रेवेन्यू डेफिसिट आ गया। ठीक है, अब बी का देखेंगे जल्दी से। अब बी में क्या बोला गया, बी में बोला गया एक तरीके से फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट अभी बताएं, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम लोग फिस्कल डेफिसिट को डायरेक्टली बोल दें कि ये नॉन टैक्स रेवेन्यू वगैरह हटा के, तो फिस्कल डेफिसिट डायरेक्ट नहीं हो जाएगा बोरोविंग का, बोरोविंग का पार्ट, क्योंकि बोरोविंग का जो भी जितना कर्जा लिया है, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग लिखते हैं ना, कि उसको बोरोविंग को खत्म करके, तो हम लोग डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोविंग। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोविंग कितना हो जाएगा 40 करोड़। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया 40 करोड़। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा, सी में प्राइमरी डेफिसिट। बहुत आसान तरीका मैंने बताया कि अगर मान लो कि क्वेश्चन में बोरोविंग दिया हुआ है, तो बोरोविंग दिया रहेगा तो वही आपका फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्लूडिंग बोरोविंग बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब 40 करोड़ हमारा फिस्कल डेफिसिट है। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता था वो हमारा क्या होता था, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब टोटल एक्सपेंडिचर निकालो भाई, तो टोटल एक्सपेंडिचर कहाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट को क्या कर देंगे, बोरोविंग से रिलेट कर देंगे। क्लियर। अब आते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट 40 और माइनस इंटरेस्ट पेमेंट कितना हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट 28, तो इसका मतलब कितना हो गया 12 करोड़, 12 करोड़ आ गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्टली आप जो बोरोविंग रहेगा वो फिस्कल डेफिसिट के बराबर लिख देना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, गिवन द डेटा। अब डेटा दिया हुआ है, अब बोला गया ये प्रीवियस ईयर में आ रखा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा एक बार। बोला रेवेन्यू डेफिसिट निकालिए फिस्कल डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस, माइनस क्या होगा रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। अब यहाँ पर रेवेन्यू रिसीट तो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ देखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ, रेवेन्यू रिसीट नहीं दिया हुआ, तो रेवेन्यू रिसीट हम लोग निकाल लेंगे। रेवेन्यू रिसीट इन दोनों को प्लस करके निकालेंगे भाई, रेवेन्यू रिसीट को टैक्स और प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो नॉन टैक्स और टैक्स रेवेन्यू को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है भाई 1500 माइनस रेवेन्यू रिसीट कितना हो जाएगा 1000 प्लस 150, तो कितना हो गया 1500 माइनस क्या होगा 1150 करोड़ हो गया, 1150 करोड़ हो गया। तो बचा हमारे पास कितना 350 करोड़, तो 350 करोड़ हमारा क्या हो गया आरडी हो गया। ये क्या कहलाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। क्लियर, ये बात क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू नेट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, जो भी बोरोइंग गवर्नमेंट किया है। तो वहाँ जैसे पिछले बार मैंने बोला कि जो भी गवर्नमेंट किया गया है नेट बोरोइंग, उसको हम लोग फिस्कल डेफिसिट के अंदर लाएंगे। तो नेट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू नेट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, उतना नहीं करना है, ठीक है, नेट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एफ डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 780 करोड़। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे पास टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और अगर नेट बोरोइंग वगैरह दिया हुआ है, तब आप लोग उसका इस्तेमाल करोगे किसका, फिस्कल डेफिसिट का मेन फॉर्मूला जो मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में बता रखा है। दोनों टाइप का बता रखा है, इसीलिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। आई होप सो थर्ड वाला भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब जो आते हैं लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, वो थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, तो एक बार ये जरूर देख लीजिएगा। बोला गया क्लासीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ए रेवेन्यू रिसीट और ए कैपिटल रिसीट। बोला गया क्लासीफाई कीजिए पूरे स्टेटमेंट को एज ए रेवेन्यू रिसीट और ए कैपिटल रिसीट, कि कैपिटल रिसीट कौन है, रेवेन्यू रिसीट क्या है, और उसके साथ वैलिड रीजन दीजिए। देखो रेवेन्यू रिसीट क्या करता है, एक तरीके से भारत सरकार के पास आता है, और कैपिटल रिसीट क्या होता है, एक तरीके से भारत बाहर से एक तरीके से बोरो वगैरह करती है, तो उसको कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा। और जो टैक्स से पैसा आता है, टैक्स और नॉन टैक्स का पैसा आता है, वो रेवेन्यू रिसीट के अंदर आता है। मैंने बजट वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। तो पहला बोला गया फाइनेंशियल हेल्प बाय द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन फॉर द विक्टिम ऑफ फ्लड अफेक्टेड एरिया, कि पैसा दिया जा रहा है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसीज के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, जो फ्लड वगैरह आ गया, मान लो बाढ़ वगैरह आ गया, उसमें उन लोगों को हेल्प कर रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो सरकार नहीं कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है भाई, वो एमएनसीज कर रहा है। और एमएनसीज कर रहा है दैट एज इट डज नॉट ऐड टू द लाइबिलिटी और डज नॉट लीड इन द रिडक्शन ऑफ एसेट। ना तो हमारा लाइबिलिटी बढ़ घट रहा है और ना एसेट में कुछ बदलाव हो रहा है। तो अगर इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा तो वो किसके अंदर आएगा, एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे उसको, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेल एंड परचेस ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट टू अ प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड। मतलब सेल ऑफ शेयर्स किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, किसको, प्राइवेट कंपनीज को। तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से हमारा कैपिटल रिसीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तरीके से सरकारी कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का जो शेयर है वो कहाँ जा रहा है, प्राइवेट कंपनी के पास जा रहा है। तो मतलब एक तरीके से बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कैपिटल रिसीट। क्यों, क्योंकि ये रिड्यूस कर रहा है भारत सरकार के एसेट को, रिड्यूस कर रहा है ना संपत्ति को, क्योंकि शेयर बेच रहा है भाई। क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल रिसीट। थर्ड वाला पार्ट क्या है, डिविडेंड पेड बाय द एमएनसीज बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि डिविडेंड पे किया गया है टू द गवर्नमेंट को बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या कर रहा है, रेवेन्यू रिसीट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वो सरकार का पैसा सरकार के पास ही जा रहा है, तो वो डज नॉट ऐड और लीड टू द रिडक्शन ऑफ एसेट। क्लियर। बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर बोरो किया जा रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, आईएमएफ एक बहुत बड़ी एक फंडिंग एजेंसी है जो कि फंड प्रोवाइड करती है बहुत सारी कंट्रीज को। तो बोरोइंग फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर अ कैपिटल रिसीट बिकॉज दे क्रिएट अ लाइबिलिटी। क्यों, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कर्ज ले रहे हो। जैसे मैंने बताया कि कैपिटल रिसीट में वही आता है कि अगर आपका उससे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी, ये एसेट कम हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है या फिर एसेट कम हो रहा है, दो चीज, एसेट कम हो रहा है। तो एक चीज तो हो रहा है ना, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप कर्ज ले रहे हो तो आपको बाद में चुकाना है, तो वो लाइबिलिटी हो गया। तो वो कहीं ना कहीं हमारा आंसर हो गया क्या, कैपिटल रिसीट। तो आई होप सो ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। मैंने डायरेक्टली दोनों की डायरेक्ट किस तरीके से फिजिकल डेफिसिट नेट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट हो जाता है, कि नेट बोरोइंग या बोरोइंग लिखा गया तो वो डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, एक तरीके से फिजिकल डेफिसिट के, ये मैंने बताया। और साथ ही साथ फिजिकल डेफिसिट के फॉर्मूला के हिसाब से मैंने भी ये भी बताया कि फॉर्मूला के हिसाब से कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा इंडियन इकोनॉमी का एक प्रैक्टिस होगा, और उसमें हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को। और केस बेस्ड स्टडीज़ भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, केस बेस्ड स्टडीज़, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी का, ताकि इकोनॉमिक्स का जो केस बेस्ड स्टडीज है वो आप लोग कैसे करें वो थोड़ा सा आप लोग जान पाएं। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।